ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। नाज़रीन, आपके लिए हम एक नया प्रोग्राम लेकर के आए हैं अमेरिका से, जो हिंदुस्तान और अमेरिका और दूसरे मुल्कों के बारे में न्यूज़, व्यूज़ और इंटरव्यूज़ बराह रास्त अमेरिका से पेश किए जाएंगे। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। नाज़रीन, महमूद पराचा साहब के इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा पेश खिदमत है। किसी आरएसएस बीजेपी के आदमी का, जो 2014 में उन्होंने एक स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि 2021 दिसंबर तक मुसलमानों का और क्रिश्चियंस का सफाया कर देंगे। ये 2014 में उन्होंने दिसंबर में ये बात की थी कि 2021 के दिसंबर में मुसलमान और क्रिश्चियन को साफ कर देंगे। इसके बारे में कुछ है, कुछ मुझे लगता है कि कहीं पर कोई चीज प्लान्ड है। देखिए, दिसंबर तो आ ही गया है। कुछ आपको इसके बारे में? दिसंबर भी आ गया, 2021 का दिसंबर आ ही गया है। ये इनकी प्लानिंग है। इनका अगर बस चले तो ये काम बहुत पहले कर ले, इतना भी इंतजार नहीं करते ये 7-8 साल का। लेकिन एक चीज है, या जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाई है, भारत का संविधान, वो इन्हें रोका हुआ है इनके सारे। और हमारे इस संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो बनाया, इतनी ताकत है कि बावजूद इसके कि सब हमारी जो इदारे हैं वो इन्होंने कमजोर कर दिए। और सबसे बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट है, जिसके लिए 4 सुप्रीम कोर्ट के जज, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रहा, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल चुके हैं 2018 में कि जनता हमें बचाए, पीपल ऑफ द कंट्री शुड कम एंड सेव अस बिकॉज वी आर अंडर प्रेशर। तो इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। तो लेकिन फिर भी हम लोग जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का जो तंजीम चला रहे हैं, उससे हम यही दिखाते हैं बार बार कि बावजूद इन मुश्किल हालात में भी जो पैदा किए गए हैं, उसमें भी हमारा संविधान इज केपेबल टू गिव जस्टिस टू द वीक एंड ऑप्रेस्ड। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आप लोग देख रहे हैं अभी, ये दिल्ली के जो अभी ये जो वायलेंस हुआ है, जो आरएसएस और बीजेपी ने कराया है, और उसमें हम लोगों ने पुलिस के खिलाफ, आरएसएस के हमने 2 दर्जन से भी ज्यादा लोगों को, सीनियर ऑफिसर्स, ऑफिस बेयरर्स को बंद करवाया इसी कानून के जरिए, जिसकी वजह से मेरे ऑफिस में रेड भी हुई। और इसी कानून के जरिए हमने पुलिस वालों के खिलाफ, उन्हीं जजेस से जिन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर किया था, उसी जज ने ये ऑर्डर किया कि आप जो पुलिस है उसके खिलाफ एफआईआर करने का ऑर्डर किया, हमें इजाजत दी और उनके ऊपर फाइन लगाया, हैवी फाइन लगाया। और ये एक दीगर बात है कि उन जज साहब का इत्तेफाकन फौरन ट्रांसफर हो गया जब वो हमारी बातों से कन्विंस हो गए। अब जो दूसरे जज साहब आए हैं, शुरू में उन्होंने भी मेरे खिलाफ सख्त ऑर्डर किया, लेकिन अब उन्होंने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ बहुत सारे ऑर्डर्स करने शुरू कर दिए हैं। और मैं आपको बुनियादी तौर पे बता रहा हूं कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, जद्दोजहद ज्यादा करनी पड़ेगी, मगर संविधान में भारत इतनी ताकत है कि वो हर मुश्किल हालात से हमें निकाल सके। लेकिन उसके लिए पीसफुल प्रोटेस्ट का एक जो रास्ता है वो कम इख्तियार कर रहे हैं अभी ऑप्रेस्ड क्लासेस, वो एक सबसे बड़ी उसकी कमी है। तो जैसे ही पीसफुल प्रोटेस्ट शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज के लोग और ओबीसी के लोग करना शुरू करेंगे, जैसे किसान आंदोलन में हुआ अभी, तो बहुत सारी चीजें और आसान हो जाएंगी। लेकिन बावजूद उसके भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, संविधान के जरिए, पीसफुल तरीकों से, और हमें सफलताएं, कामयाबियां मिल रही। ठीक, अच्छा, ये तो सीए है, तो इस वक्त डेड इशू है या फिर निकालेंगे ये सीए? नहीं, इनके पास तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये सब चीजें हट जाएं, तो लोग इन्हें मतलब घरों में घुस घुस के इनका मुंह काला करेंगे ना। फिर तो हमारे मुल्क में देखिए, जब कोरोना का आया तो जो नदियों में लाशें तैर रही थी, सबसे अगर वर्स्ट डिफेंस या किसी ने रिएक्शन किया है कोविड के लिए तो हमारा मुल्क है। लेकिन हमारे यहाँ की जो मेन स्ट्रीम क्रिमिनल मीडिया है, जो कि इनके इशारों पर चलती है, वो उसने उस चीज को दबाया। उसने हमारी जो डिफेंस की जो पॉलिसी है, उसमें हम कितने आज कमजोर पड़ रहे हैं चाइना के सामने, बावजूद इतनी ताकतवर फौज के होने के बावजूद भी उसको भी छुपाया।
और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो जिस तरीके से आराम से विद अ स्ट्रेट फेस झूठ बोल सकते हैं इस बारे में भी कि ना एक इंच भी जमीन हमारी चाइना ने नहीं ली है, और तो आप समझ सकती हैं ना किस किस तरह का माहौल यहाँ पर है। और अभी शायद आपने एक बात जो हमारे अभी सीडीएस साहब की जो रावत साहब की जो अभी डेथ हुई है उसके बारे में भी एक सवाल था, तो उस पर भी मैं बोलना चाहूंगा अगर आप पूछेंगे कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरा आखिरी सवाल है। हाँ, मेरा सवाल ये था कि मुसलमानों में सेक्युलर लीडरशिप क्यों नहीं होती है? सारी मजहबी लोग हैं, इधर उधर फिरा रहे हैं, गोल चक्कर में फिरा रहे हैं हमको, वजीफे दे के, दुआएं दे के, ये कर लो, यू कर लो, मगर सेक्युलर लीडरशिप जो होती है। अगर सेक्युलर लीडरशिप को मैं जो मानता हूं कि अगर सेक्युलर लीडरशिप को अगर इस्लामिक लीडरशिप ही हो तो इस्लामिक लीडरशिप भी यही कहेगी ना, जो ट्रू इस्लाम है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी मुस्लिम की लगाता है, इंसाफ और बराबरी की, जस्टिस एंड इक्वालिटी, दिस इज द सोशल मैसेज ऑफ इस्लाम। रोजा, नमाज, हज, फितरा, तो ये सब मैं अपने फायदे के लिए करता हूँ ना, अपने अपने बेनिफिट के लिए। अल्लाह ताला तो हमसे तवक्को ये रखता है ना कि हम जस्टिस और बराबरी के लिए काम करें। तो ये लीडरशिप जब ऐसी आ जाएगी तो आप समझ सकती हैं कि इनका सारा जो नैरेटिव है और जिनकी सारी जो चोरियां हैं, बेईमानियां हैं, डकैतियां हैं जो ये डालते हैं पब्लिक एक्सचेकर पे और पूरे मुल्क को तबाह करने पे तुले हुए हैं, तो ये वो कर पाएंगे क्या? तो जो ये आरएसएस और मनुवादी ताकतें हैं वही वो अलग बात है, वो अलग बात है, मगर मैं ये देखती हूँ कि हमारे लोग जो हैं वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब मैं काफी लोगों से बात की है मुसलमानों के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जी मजहबी मामला हो तो 10,000 लोग जमा हो जाएंगे कि जी किसी ने रसूल की वो इंसल्ट की है तो सर उतारने के लिए 10,000 लोग जमा हो जाएंगे। अपने काम के लिए, कुछ अपनी बेहतरी के लिए 10 लोग नहीं जमा होंगे। देखिए, कई चीजों को गवर्नमेंट जो है, जो आरएसएस के जो रोग एलिमेंट्स हैं गवर्नमेंट में, वो फैसिलिटेट भी करते हैं इस तरह की चीजों में, लेकिन ऐसा पूरी तरीके से सच भी नहीं है। आपने सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट देखा? हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है। हमारे मजहबी रहनुमा उसकी मुखालफत कर रहे थे, अगर आपको याद होगा, बावजूद उसके, और ख्वातीन ने, मजहबी रहनुमा, कोई भी हमारी मिली तंजीम ऐसी नहीं थी जो सीए एनआरसी का सपोर्ट कर रही हो, सबने मुखालफत भी की और ऑब्वियसली उनके ऊपर दबाव था। आपने इंटरेस्टिंग बात की कि कोई भी मजहबी तंजीम जो है वो सीए एनआरसी का सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, मुखालफतें की, साजिशों में शामिल रहे कि ये किसी तरीके से टूट जाए। नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी ने, और जब उनकी ये समझ में आया, जब हम लोग, मैं खुद एक जो हमारे यहाँ के शेड्यूल कास्ट यंगस्टर लीडर हैं चंद्रशेखर आजाद, उनको लेके जामा मस्जिद पे गया और हमने वहां से लोगों को ये समझाया कि ये जो मुस्लिम कम्युनिटी लड़ रही है सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही, बल्कि संविधान बचाने के लिए लड़ रही है। और ये जो सीए एनआरसी का जो ये शुरू कर रहे हैं वो दरअसल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के खिलाफ ज्यादा जाने वाला, जैसा असम में हुआ। वहां 70% जो एनआरसी की लिस्ट में नाम जो नहीं आए वो SC STs और ओबीसी के थे, मुसलमानों के नहीं थे। तो जब हमने ये समझाया तभी तो जो ये इतना ज्यादा उन्होंने जो दिल्ली में हमले भी कराए और ये उसको दबाने की कोशिश की। तो ये जो सच्चाई है इसमें ऐसा नहीं है कि हमें रे ऑफ होप नजर नहीं आ रही है, पूरी है, लेकिन क्योंकि पूरी गवर्नमेंट उनकी सपोर्ट करती है, जो आरएसएस के अनासर है वो उनकी सपोर्ट करते हैं, तो उन्हीं की बात को हाईलाइट करती है मीडिया और फैसिलिटेट भी करती है उन्हें। तो ये नैरेटिव रोका जाएगा, पूरी ताकत लगाई जाती है कि जो मुस्लिम क़यादत है इस तरह की, उसको सामने ना मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाएगी। अब आप भी तो मेरा इंटरव्यू ले रही हैं और जितने सोशल मीडिया पे जब मेरा इंटरव्यू लिया जाता है तो आप जाके देख लें कि हमारी कितनी उसकी व्यूअरशिप है। ऐसा नहीं है, लेकिन सारा सिस्टम इस चीज को रोकने के लिए जुटा हुआ है, लगा हुआ है, ये भी हमें सोचना चाहिए। बट कब तक इज द इशू, ये ज्यादा दिन अब हमें लगता नहीं है ये चलने वाला है। ठीक, चलिए, मैं ये सवाल मुझे शुरू में पूछना चाहिए था जब आप कह रहे थे कि ऑपोजिशन को को ऑप्ट किया हुआ इन्होंने, हाईजैक किया हुआ।
हाईजैक किया हुआ है। हाईजैक। तो ममता फैक्टर बताएं, ममता फैक्टर क्या चीज है, ये क्या क्या हो रहा है? वो कांग्रेस के खिलाफ क्यों बात कर रही है? शी इज हेल्पिंग बीजेपी। देखिए, इसमें सिर्फ एक ममता बनर्जी का ही गलती निकाल ली जाए वो भी मुनासिब नहीं है, जी और कांग्रेस की गलती नहीं है ये भी कहना मुनासिब नहीं होगा। जी कांग्रेस भी आज देखिए और ममता बनर्जी भी, ये इसमें दोनों ही जो है वो जो असली मूवमेंट है, जो भारत का मूवमेंट होना चाहिए SC ST OBC के लिए, उसके लिए ये कोई भी पार्टी तैयार नहीं। इनका एजेंडा जनरलाइज चीजों पे होगा। जो बुनियादी बात है SC ST OBC और माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम की, जो मुल्क का 87% पॉपुलेशन है, जी उसके लिए एजेंडा नहीं बनाते। पहली तो इसकी बुनियादी वजह यह है। एक आम आदमी पार्टी का फिनोमेना है, अगर आपने देखा हो, वो भी RSS के लोग ही हैं उनमें। उनकी जबान देखिएगा, तरीका देखिएगा, बात करने का, और जो उनकी हरकतें हैं वो सब आप देखेंगी तो वो भी उनमें RSS का ही नजर आएगा। तो RSS बिला शुबा कंट्रोल करती है इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो वो किसको कब उठाते हैं, किसको कब गिराते हैं, इसको वो कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल जो टॉप लीडरशिप है, और मुझे कांग्रेस के लिए तो ये खास तौर पे लगता है, और ममता बनर्जी साहिबा के लिए भी अब इस बात के बाद लगने लगा है कि उनको भी मिसफीड किया जाता है, या उनको भी गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर लिया जाता है, और फिर वो ऐसे काम करवा दिए जाते हैं उनसे जो इस आपस में ऑपोजिशन को एक ना होने दे। एक इंडिविजुअल हैं जो एक प्रोफेशनल है, जो कि वोट दिलवाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ प्रशांत किशोर साहब हैं, उन्होंने मुल्क की कोई भी पार्टी ऐसी नहीं छोड़ी है जिसके वो एडवाइजर ना बन गए, और कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिन्होंने उन्हें अपना एडवाइजर ना रखा हो। तो अब आप बुनियादी तौर पे वो इंट्रोड्यूस हुए थे RSS की तरफ से नरेंद्र मोदी साहब को प्रोजेक्ट करने के लिए। तो ये एक शख्स ही ऐसा है जो कि इस सारे फिनोमिनन को समझने में बहुत काम आ सकता है। आपको उस पर एक तफसीली गुफ्तगू रखनी पड़ेगी तो मैं उसको बहुत अच्छी तरह से समझा सकता हूँ। तो इस तरीके से अब वो आजकल ममता बनर्जी साहिबा के साथ हैं, तो ये उनका कारनामा है जो कि वो RSS को मदद पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। मुझे ऐसी साफ जो आई कैन स्मेल द एयर इन दिस रिगार्ड। अब अगर ये बात आपको और मुझे मालूम है तो ममता बनर्जी को नहीं मालूम कि वो कोऑप्ट हो रही हैं प्रशांत किशोर के थ्रू? मतलब देखिए, अगर प्रशांत किशोर में ये स्किल ना हो तो क्या वो कांग्रेस, नीतीश कुमार, फिर अब ममता बनर्जी, साथ के साथ अमरिंदर सिंह, इतनी जगह एक साथ पैर रख सकते हैं अगर उनमें कोई बहुत ही बेहतरीन स्किल ना हो? स्किल मैं ये नहीं कह रहा वोट दिलवाने का, वोट सिर्फ नारे बनाने से वोट मिलता है तो वो इलेक्टोरल फ्रॉड है। इफ दैट इज हिज एक्सपर्टीज, दैट इज इलेक्टोरल फ्रॉड। क्योंकि धोखा देके और झूठ बोल के और नारे करके कैंपेन बना के इलेक्शन जीतना इज ए इलेक्टोरल फ्रॉड। लोगों की पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी और आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी। You think he's committing electoral fraud? मतलब ये प्रशांत, that is what his expertise is. He manages elections. ठीक है। He is not guiding the parties to change their basic ideology or policy. He is giving a campaign. He is a campaign manager. कैंपेन मैनेजर जीतना कैसे है? जीतना कैसे है वही तो इलेक्टोरल फ्रॉड होता है कि आप झूठे वादे करके, नारे देके। अब जैसे बंगाल के इलेक्शन में खेला होबे से कोई इलेक्शन जीतता है क्या? लेकिन ऐसा एक ऑरा बना दिया वहां मुस्लिम कम्युनिटी ने, और जो वीकर सेक्शंस थे, जो SC ST थे, उन्होंने वोट दिए, उससे ममता बनर्जी जीती हैं। उसमें खेला होबे का क्या मतलब था? मगर यही तो होता है ना, कौन आर्टिस्ट क्या होता है, जो अपनी ऐसी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कौन आर्टिस्ट क्या होता है। मैं उनको डायरेक्टली नहीं कह रहा हूँ कि वो कौन आर्टिस्ट हैं, ठीक है, ठीक, प्योरली तो नहीं है खैर, लेकिन
आप देखिए ना, कौन आर्टिस्ट क्या होता है, जो लोगों को बेवकूफ बना के उनकी जेब काट सके। यही तो कौन आर्टिस्ट की सबसे बड़ी खासियत होती है। ठीक है, तो आपको कोई दिखाई देता है कि कोई चेंज आएगा, या यू थिंक ये जो एक चल रही है, एक नफरत की आंधी चल रही है और एक बड़ी रवानी से चल रही है, तो यू थिंक दैट दे विल विन? कोई पॉजिटिव चेंज आएगा कि नहीं? और जो मुसलमान का जो एक अस्तित्व है, उनकी एग्जिस्टेंस बिल्कुल ही पामाल हो जाएगी? जो कोशिशें की जा रही हैं, देखिए, अगर हम आरएसएस और मनुवादी ताकतों के बारे में बात करें तो उनकी पूरी कोशिश हर चंद है ये, और हम अपने जो मुखालिफ हैं उनके एक्शंस जो है हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उस पर हमें ज्यादा टाइम भी नहीं बर्बाद करना चाहिए। हमें जो मुस्लिम कम्युनिटी है उस पर काम करना चाहिए, उसकी क़यादत ठीक करें, जो उसमें से बुज़दिली खत्म करें। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि बुज़दिली की वजह से ही लालच भी आता है, लालच की वजह से भी बुज़दिली आती है और बुज़दिली की वजह से भी लालच आता है, दोनों ही इंटरचेंजेबल है। और जो दूसरी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज हैं, ओबीसीज हैं, उनकी भी क़यादत में जैसे ही जो 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 तब्दीलियां आ रही हैं, जो हालांकि बहुत सारी पार्टीज बनती हैं, उनको पूरी ताकत लगा के आरएसएस और बीजेपी वाले उसको हाईजैक भी करते हैं, खत्म भी करते हैं। और एक बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि बहुत तेजी से उभरे, लेकिन उन्होंने किसी ना किसी तरीके से उन्हें या तो गुमराह कर लिया, या दबा लिया, या क्रश कर लिया। लेकिन अब वो वलवले और बुलबुले बार बार उठ रहे हैं, तो देयर इज डेफिनेटली विंड इज ब्लोइंग फॉर द चेंज। और हालांकि अभी हालात बहुत ज्यादा डार्क लगते होंगे, या ऐसा लगता होगा आपको कि बहुत अफसोसनाक और सीरियस हैं, मगर हम लोग जगह जगह पे उम्मीद की किरणें भी देख रहे हैं, लेकिन हालात सीरियस हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। जी जी, ये लेकिन उसमें सोल्यूशन में हमें अपने गिरेबान में और अपनी तंजीमों को देखना पड़ेगा, उस तरफ से क्या हो रहा है उस पर हमें अपने आप को पहले तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो वामन मेश्राम साहब हैं, जो दलित वगैरह के लीडर हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? और ये जो उदित राज है, डॉक्टर उदित राज, वो भी अलग हैं, वो भी अलग हैं, सब अलग अलग कर रहे हैं, मिलके कोई नहीं करता है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं अपनी पूरी ताकत लगा के, ये जितनी भी तंजीमें हैं, छोटी छोटी या बड़ी भी, तो वो किसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक लूज अंडरस्टैंडिंग बने, और लोग जो हैं अपनी कम्युनिटी के वोटों से जीत के पार्लियामेंट में जाए, ताकि उनकी आंसरेबिलिटी जो है अपने लोगों के तय हो, जिनके की वो नुमाइंदगी करते हैं। और जहां तक उदित राज साहब का ताल्लुक है, वो तो कांग्रेस पार्टी में है। तो वो तो ही इज इन अ मेन स्ट्रीम पार्टी, तो उनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। लेकिन जो दूसरी तंजीमें हैं उसके लिए हम लोग यूपी में भी हम लोग जो है, मैं बिलखुसूस तो जितनी बहुत सारी छोटी पार्टियां, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की दिन रात कोशिश कर रहा हूं कि वो एक प्लेटफॉर्म पे आए। और जो 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 बीजेपी ने हमारे बहुत सारे लोगों को, जो SC ST और OBC के हैं, गुमराह कर रखा है और उनको धोखा देकर, उनको किसी तरीके से लालच या धोखा देकर ही मैं कहूंगा अपने साथ जोड़ रखा है, उनको हम बीजेपी से के को वोट ना दें, ऐसा रुजू करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी उन लोगों को धोखा ही दे रही है। वो तो सिर्फ अभी यूपी में तो ब्राह्मण भी जो है, ब्राह्मण कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा परेशान और चिल्ला रही है। हालांकि ब्रॉडली तो सारे मनुवादी ताकतों में ही रहेगी ताकत, लेकिन अभी आपस में भी ये देखिए, जो राजपूत फैक्शन है वो ब्राह्मणों को सता रहा है, क्योंकि एब्सोल्यूट जो आदत पड़ गई है ना, खून जो मुंह को लग जाता है, तो अपने अलावा योगी जी अपनी कम्युनिटी के अलावा, ऐसा ब्राह्मण कहते हैं, किसी को कुछ भी नहीं देना चाहते। वो सारी ताकत जो है अपनी जो है जो क्षत्रिय कम्युनिटी है उसको दे देना चाहते हैं, ऐसा ब्राह्मण एलिगेशन लगा रहे हैं। ठीक ठीक, चलें अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। जरा बॉलीवुड के बारे में बात करें। आपका क्या ख्याल है कि ये बॉलीवुड का जो एक जो भी एसेंस है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसको बदलना चाह रहे हैं? नहीं, बॉलीवुड की क्रिएटिविटी तो मेरे ख्याल से काफी हद तक बदल चुकी है। अच्छा, इस और लेटेस्ट जो उसपे जो उसका जो एक एग्जाम्पल नजर आया, वो शाहरुख खान के ऊपर है। तो वो जो उसके आर्यन खान उसके बेटे के साथ हुआ है, वो एक प्योरली जो सबूत सामने आ रहे हैं, वो एक प्योरली ऑर्केस्ट्रेटेड, इट वाज अ प्री प्लान एंट्रैपमेंट
और उसके बाद उनको फंसा के उनको ब्लैकमेल किया गया। अच्छा, उनसे पैसे और लिए? नहीं, पैसे तो लिए गए या नहीं लिए गए एक इन्वेस्टिगेशन का है, लेकिन ब्लैकमेल साफ तौर पे हुआ। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड है कि ये आरएसएस और बीजेपी कराएगी। अफसोस मुझे इस बात का है कि जो शाहरुख खान साहब इतने पावरफुल एंटिटी हैं और उनके पीछे एक बहुत बड़ी फिल्म की लॉबी भी है, किसी ने भी उसका रिएक्शन जो होना चाहिए था वो नहीं किया। वो नहीं किया, बिल्कुल। ये बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक बात भी है और हमारे लिए बहुत कंसर्न की वजह भी है, जबकि हम सब लोग तो खुल के लड़ रहे हैं और हमने इनको बैकफुट पे भी किया। हमारा तो अकेला ऑफिस है, लेकिन देखिए अमित शाह साहब ने खुद रेड कराई और वो हमारे पास सबूत भी आ गए सारे, और उसको अब वो वीडियो दिखाने से कतरा रहे हैं। शायद आपने मेरे बाकी इंटरव्यू देखे हों। तो लेकिन जब एक ऑफिस लड़ सकता है तो शाहरुख खान साहब के साथ तो इतनी बड़ी लॉबी है फिल्म इंडस्ट्री के, वो लॉबी सामने नहीं आई ना, वो सामने नहीं आ रही, इसीलिए इनके बुजदिलों के हौसले बढ़ रहे हैं। तो अगर वो सामने आएंगे तो ये भागेंगे जैसे किसानों से डर के भाग। जी जी, ठीक है। ये मगर वो बॉलीवुड को हिंदुआइज भी करना चाह रहे हैं, उर्दू निकालना चाह रहे हैं। वो तो बहुत बहुत हद तक हो चुका है वो काम उनका, मतलब अब सिरे चढ़ चुका है पूरी तरीके से उसमें। तो अब हमें वो तो हो चुका है, सारा नैरेटिव ही बदल चुके हैं, एक झूठा नैरेटिव तैयार कर दिया है। देखिए अब हमारे देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी इसके बारे में और उनकी फिक्र और सोच के बारे में कोई भी फिल्म बनती नहीं है। तो कभी भी नहीं बनती थी, हीरो हमेशा ब्राह्मण या क्षत्रिय होता था। पहले तो कुछ ना कुछ बनती थी, गंगा जमुना इस टाइप की कई फिल्में बनती थी, जिसमें एक और फिल्म थी जो दिलीप कुमार साहब की थी, जिसमें वो महतो के नाम से थे, अभी मुझे उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बारे में थी। तो इतने बड़ी बड़ी मेन स्ट्रीम की मूवीज बनती थी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बारे में, ओबीसी के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में। अब वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। एक खास तरह का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है जो कि मनुवादी, मतलब वो जो उसमें जो उर्दू का एलिमेंट है, उसमें जो गजलें हैं और उसमें जो ये सूफी सॉन्ग्स हैं, उसके खिलाफ भी एक उसके खिलाफ है और उससे मयार भी काफी कम हो गया। देखिए जो क्वालिटी है बॉलीवुड की फिल्म्स की वो बहुत ज्यादा कम भी हो गई है, बिल्कुल ही बहुत ही क्वालिटी लेस हो गई जी, इंटेलेक्ट लेस हो गई, क्योंकि नैरेटिव तो सभी लोगों को वही देना है ना कि इंटेलेक्ट लोगों का छीन लिया जाए और बेहुदे तरह की वाहियात किस्म की पेश की जाए स्टोरीज और उसी में लोगों को उलझा के रखा जाए। हाँ, मगर वो अब बात बनेगी नहीं, क्योंकि वो जो लोग अब स्मार्ट हो गए, अब वो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जो वेब सीरीज वगैरह आती हैं, अगर आपने वो देखी हो तो उनका मियार तो बिल्कुल ही अलग है। वो बात अलग है कि हर आदमी की रीच में नहीं है, वो हर आदमी नहीं देख सकता है। मगर बॉलीवुड में अगर उन्होंने गला दबाया तो वो वहां निकलेगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स वगैरह पे, और ये जो निकलना चाहिए, हमें हॉटस्टार वगैरह पे लोग अपने जैसे सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है न्यूज के, वो मेन स्ट्रीम मीडिया को अब इंडिया में ओवरटेक कर चुका है। तो अब सरकार उसके ऊपर भी शिकंजा करने की करीब मगर कर नहीं सकती, बड़ा मुश्किल है उसके ऊपर करना, क्योंकि वो कर नहीं पाते। हम लोग दुआ करते हैं ऐसा ही हो, लेकिन कोशिश तो जारी है। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ रही हूँ, ये जो सीडीएस रावत साहब का, ये बिपिन रावत का जो हुआ है, आपका अपना पर्सनल क्या वो है एनालिसिस? ये तो पक्का है कि इट इज नॉट एन एक्सीडेंट, ये तो तकरीबन बात पक्की हो गई है। देखिए ये तो मैं बिना किसी सबूत के नहीं कहूंगा, क्योंकि आई एम अ ट्रेन्ड लॉयर, ठीक है, लेकिन जो 100% कंफर्म बात यह है कि या तो एक्सीडेंट से, या बगैर एक्सीडेंट के, या प्लानिंग से, अगर हमारे मुल्क का जो डिफेंस का सबसे बड़ा ओहदेदार एक्सीडेंट में भी बढ़ता है, तो हमारे मुल्क की कैपेबिलिटी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान आता है इसकी कि क्या इस तरह का एक्सीडेंट हम अपने देश के, अगर एक्सीडेंट ही मान लिया जाए, ठीक है,
तो क्या हमारे पास इस तरह का पैराफर्नेलिया इक्विपमेंट्स नहीं है, क्या हमारे पास वसाइल नहीं है, क्या हम इस तरह का एक्सीडेंट अवॉइड करने के केपेबल हैं? ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिससे तो हम एस्केप कर ही नहीं सकते, जिससे हम भाग नहीं सकते। इसकी वजह कुछ और नहीं है, सिर्फ नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म एंड इनकॉम्पिटेंस ऑफ द पीपल हु आर सिटिंग एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स। आप अगर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी देखेंगे, हमारे यहाँ के टॉप जो लीडरशिप है पॉलिटिकल, जो जो हाईएस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनकी अगर आप इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी देखेंगे तो उसका अंजाम यही होना था, अगर ये एक्सीडेंट भी है। और अगर एक्सीडेंट नहीं है तो उसको रूल आउट करने के लिए हमारी क्या एक्सरसाइज हुई है अभी तक, वो भी हमारे देश के ऊपर एक सवालिया निशान लगाती है। हालांकि गलती कुछ लोगों की है, हमारे मुल्क में इतनी ताकत है, इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट बहादुर लोग मौजूद हैं, लेकिन अभी मूर्खों ने कब्जा कर रखा है। ये प्रॉब्लम है, ये उन इंडिविजुअल्स की कमी है, हमारे मुल्क की कमी नहीं। लेकिन उन्होंने किसी तरीके से भी अभी लोगों का ध्यान जो है असली मुद्दों से भटका के इमोशनल और जो मुल्क के दुश्मन फॉर्मूले हैं, जो मुल्क के साथ जो मुल्क को कमजोर कर रहे हैं, उन फॉर्मूलों पे वो लोगों को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन हर एक शोबे में नजर आ रही है। और अब तो अल्टीमेट हो गया ये, जो हम अपने मुल्क के सबसे बड़े डिफेंस के ओहदेदार को भी एक सेफ लाइफ देने में नाकाम रहे। ट्रैवलिंग में जिसकी डेथ हो जाए, हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट ही मैं मान लेता हूं, तो क्या हम लोग इतने इनकॉम्पिटेंट हैं? मेरा सीधा जवाब है नहीं। इनकॉम्पिटेंट वो लोग हैं जो कि टॉप की लीडरशिप पे बैठे हैं, हम लोग नहीं है। भारतीय इनकॉम्पिटेंट नहीं। वो मेरे ख्याल में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी था, वो खैर बाद में आएगा, जाहिर है हमारे पास। तो आपको ये बता रहा हूं कि अगर हमें इसे एक्सीडेंट माने तब हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए। हाँ, ठीक 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 है, ठीक। चलें, आप और कुछ कहना चाहते हैं? मेरा तो खत्म हो गया इंटरव्यू, आप कुछ कहना चाहते हैं? बस मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क के जो चाहने वाले हैं जी, चाहे वो सिटीजन्स हो ना हो, और जो डेमोक्रेसी के चाहने वाले हैं, चाहे वो हमारे मुल्क के सिटीजन हो या ना हो, जो इंसाफ और बराबरी के चाहने वाले हैं, चाहे वो हमारे मुल्क के बाशिंदे हो या ना हो, उनको इंडिया जो है ना एक ऐसी कंट्री है जिसको इन सभी वैल्यूज को लीड करना है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी, इंसाफ और बराबरी की वैल्यूज को भी, और लोगों की खुशहाली के लिए भी इंडिया को लीड करना है। तो हम लोगों के लिए अच्छी दुआएं करें और अच्छी नेक ख्वाहिशात रखें, और जो भी कर सकते हैं हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि हमारा मुल्क जो है मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के लिए मिसाल साबित होना चाहिए। उसके लिए जो भी कर सकते हैं वो भी करें, यही मेरी गुजारिश रहेगी सबसे। चलें, with those kind words, nice words, thank you, खुदा हाफिज। Thank you very much, अल्लाह हाफिज। Thank you। नाज़रीन, आपको हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। शुक्रिया।